हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वाईफाई रिपोर्ट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व। यूटिलिटी क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या टाइप्स होते हैं, मतलब इसके ये कौन से मेथड से यूटिलिटी का मेज़र किया जाता है। इसी में हमने आगे देखा था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंडिफरेंस कर्व क्यों बनाया जाता है, इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। चलिए इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर बिहेवियर। क्या होता है प्रोड्यूसर बिहेवियर? एक उत्पादक का व्यवहार, मतलब एक प्रोड्यूसर का जो बिहेवियर है उसके लाभ को अधिकतम करने के प्रयास से संबंधित होता है। उसका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम करने के एफर्ट से रिलेटेड होता है। उत्पादक का व्यवहार निम्न नियमों से प्रभावित होता है, मतलब उत्पादक का व्यवहार के लिए कुछ नियम होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है और एक है रिटर्न्स ऑफ स्केल्स। मतलब फर्स्ट है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसे प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। सेकंड है रिटर्न्स ऑफ स्केल, मतलब पैमाने का प्रतिफल नियम। चलिए देखते हैं फर्स्ट परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। प्रतिफल के नियम स्पष्ट करते हैं कि इनपुट में परिवर्तन करने से निर्गत, मतलब जो आउटपुट है उसमें किस दर से परिवर्तन होता है। मतलब परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है कि इनपुट में चेंजेस करने से आउटपुट में किस रेट में चेंजेस होता है, उसका जो कैलकुलेशन किया जाता है वो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ इनपुट का क्या है, यहाँ इनपुट बोला है जो सोर्सेज होते हैं, मतलब जो जिन साधनों की सहायता से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको इनपुट का है, और आउटपुट क्या का है, जो प्रोडक्शन हमने इनपुट की सहायता से किया है, मतलब जो लास्ट प्रोडक्शन हमारे पास आता है उसे यहाँ पे आउटपुट कहा गया है। चलिए इसी में हम आगे देखते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यता है, मतलब ये किस मान्यता के आधार पर ये जो नियम है वो कार्य करता है। इस नियम का जो संबंध है वो अल्पकाल, मतलब शॉर्ट टर्म से होता है। यह अल्पकाल में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा व उसके अनुपात में परिवर्तन तथा इस कारण फर्म के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का पारस्परिक संबंध दर्शाता है। मतलब बेसिकली परिवर्तनशील अनुपात का नियम आपको क्या बताएगा कि जो फर्म के सोर्सेज हैं, जो उसके अल्पकाल में जो उसके सोर्सेज हैं उसमें जो चेंजेस हैं उनमें चेंजेस करने के कारण उसके प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है, इनके रिलेशन को दर्शाता है। सेकंड है नियम का संबंध एक निश्चित व दी हुई समयावधि से अथवा प्रति इकाई समय से होता है। जैसा कि बताया आपको, जो ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम है ये अल्पकाल मतलब शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका एक निश्चित समय होता है। थर्ड है अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर, मतलब कुछ सोर्सेज को इसमें कांस्टेंट रखा जाता है, अदरवाइज सभी साधन वेरिएबल्स होते हैं। फर्म विशेष के साधन संयोग में साधनों का अनुपात परिवर्तनशील है, मतलब अलग अलग फर्म के अकॉर्डिंग इसमें जो साधनों का, मतलब जो सोर्सेज हैं उनका रेशियो अलग अलग है, वो अलग अलग सोर्सेज के साथ अपना प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील साधनों की समस्त इकाइयाँ समरूप व समान कार्यकुशल होती हैं, मतलब पर जो परिवर्तनशील साधन जो वेरिएबल सोर्सेज हैं उनकी सभी यूनिट्स इक्वली एफिशिएंट होती है, मतलब सभी इक्वली एफिशिएंट होती है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के जो साधन हैं, जो सोर्सेज हैं वो व्यवहार्य इकाइयों में विभाजित होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, अतः साधन संयोग में किसी भी साधन की इच्छित मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। मतलब जो सोर्सेज हैं वो सभी डिवाइडेड होते हैं, तो जिस साधन का हमें यूज़ करना है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विचाराधीन समयावधि में तकनीकी ज्ञान की स्थिति दी हुई व निश्चित रहती है, मतलब जो समय इसमें दिया गया है वो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला होता है। ओके, नेक्स्ट है इस नियम का संबंध परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की सीमांत भौतिक उत्पादकता से है, न कि इसकी उपज की बाजार कीमत से। बेसिकली परिवर्तनशील अनुपात का नियम आपको क्या बताता है, इसका क्या मानना है कि इसका ध्यान कीमत पर नहीं, मतलब ये प्राइस पर ध्यान नहीं देकर ये प्रोडक्शन पर ध्यान देता है कि हमने कितने मतलब लिमिटेड सोर्स से कितना प्रोडक्शन कंप्लीट किया है। देखते हैं इस नियम का
कोस्ट से भी मतलब लागतों के संदर्भ में भी इसमें विवेचन किया गया है, इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस आधार पर इसकी 3 प्रवृत्तियों को 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्थितियाँ, 3 लेवल्स को बताया गया है। फर्स्ट होती है लागत ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कोस्ट। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कोस्ट। थर्ड है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कोस्ट। चलिए हम इस नियम को स्पष्ट करते हैं, मतलब इसका कंक्लूजन निकालते हैं। इस नियम को हम सारणी द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब जो हमने अभी मान्यताएं पढ़ी हैं उनको ध्यान में रखते हुए साधन संयोग के एक साधन मतलब एक सोर्स को हमें वेरिएबल रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम इसका स्पष्टीकरण करते हैं। ये देखिए, ये हमने टेबल बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि साधन संयोग में अन्य साधनों की मात्रा स्थिर रखकर, मतलब अन्य सभी सोर्सेस को कांस्टेंट रखा है और एक सोर्सेस श्रम जो लेबर उसको हमने वेरिएबल माना है। उसको मतलब बाकी सभी जो सोर्सेस हैं उनको कांस्टेंट रखकर एक फर्म जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि करती है, मतलब परिवर्तनशील साधन ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी वेरिएबल सोर्सेज है, वृद्धि करती है। जब इनमें वृद्धि करती है मतलब ये देखिए यहाँ पे कुल भौतिक उत्पादन इनमें कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज़ हो रहा है। वैसे वैसे उससे 3 अवस्थाओं मतलब 3 लेवल्स से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये जो प्रतिफल के नियम की फर्स्ट अवस्था है, इसमें हम देखते हैं परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करने से टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। मतलब जब हम प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज पे वेरिएबल सोर्सेज की इकाइयों जो यूनिट्स हैं उनमें इंक्रीज़ करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं नियम की प्रथम अवस्था, नियम की जो फर्स्ट स्टेज है उससे देखते हैं। यहाँ देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें हमने 3 स्टेज को डिवाइडेड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम स्टेज के बारे में जानेंगे। फर्स्ट स्टेज है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये टोटल प्रोडक्शन लाइन है, ये एमपी मार्जिनल लाइन प्रोडक्शन लाइन है, एपी एवरेज प्रोडक्शन लाइन है। फर्स्ट अवस्था में हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करने पर टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। मतलब जो वेरिएबल सोर्सेज हैं यदि हम उनकी यूनिट्स में इंक्रीजिंग करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसी में सेकंड है एपी और एमपी, जो एवरेज प्रोडक्शन और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी दोनों फर्स्ट स्टेज में बढ़ते हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है। थर्ड हम देखते हैं जो एमपी की वृद्धि दर है वो एपी की वृद्धि दर से अधिक है। मतलब जो एमपी है उसकी जो इंक्रीजिंग रेट है वो एपी से ज़्यादा है, इसके कारण एमपी फर्स्ट स्टेज में एपी से अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नियम की यह अवस्था, यह स्टेज ये लागू होता है जहाँ इसका एमपी अधिकतम होता है। मतलब फर्स्ट स्टेज तभी लागू होगी जहाँ पर एमपी अधिकतम होता है, किससे? एपी से। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में फर्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करने पर उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। क्यों? मतलब इसमें बताया गया है कि जो परिवर्तनशील साधन है मतलब जो वेरिएबल सोर्सेज हैं उनकी यूनिट्स में यदि हम इंक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता तो है लेकिन घटती हुई दर से। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो गिरता हुआ होता है। यहाँ देखिए ये सेकंड स्टेज है, इसमें प्रोडक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम बढ़ रहा है, मतलब गिरता हुआ होता है। सेकंड स्टेज में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखिए डायग्राम में यहाँ पर एपी और एमपी दोनों गिरते हुए होते हैं।
जो एमपी की गिरावट की दर है, मतलब जो एमपी गिर रहा है, कम होता जा रहा है, उसकी जो रेट है वो एपी से अधिक होने के कारण यह एपी से कम रहती है। मतलब जो एमपी है उसके गिरने का रीज़न है वो एपी से अधिक होता है, यहाँ पर एपी से कम रहती है। यह अवस्था परिवर्तनशील साधन के एमपी के शून्य होने तक, मतलब जब तक एमपी ज़ीरो नहीं हो जाता, उससे पहले की अवस्था क्या होती है, उससे पहले की अवस्था फर्स्ट स्टेज होती है। जहाँ पर एमपी ज़ीरो हो जाता है वहाँ पर सेकंड स्टेज आ जाती है और टीपी के अधिकतम होने तक क्रियाशील रहता है। जहाँ पर मतलब यहाँ हम देखते हैं सेकंड स्टेज में, यहाँ पर टीपी टोटल प्रोडक्शन अपने हाईएस्ट लेवल पे है और एमपी भी गिर रहा है और एपी भी गिर रहा है। तो क्या कंक्लूज़न निकलता है कि टीपी नियम की जो सेकंड स्टेज है वो कब आएगी, जहाँ पर टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा और एमपी और एपी दोनों गिरते हुए होंगे। तो ये है इसकी सेकंड स्टेज। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, परिवर्तनशील साधनों की जो वेरिएबल सोर्सेस हैं उनकी और अधिक इकाइयों का उपयोग करने से टीपी गिरने लगता है, टोटल प्रोडक्शन कम होने लगता है क्योंकि एमपी ऋणात्मक हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। सेकंड है एपी और एमपी दोनों ही गिरते हुए होते हैं। एमपी ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होता है, लेकिन एपी गिरता हुआ होने के बावजूद, एपी गिरता तो है लेकिन वो पॉजिटिव मतलब प्लस में ही रहता है, वो नेगेटिव में नहीं जाता। नियम की जो ये वाली स्टेज है ये किसी भी फर्म हेतु लाभप्रद मतलब ये प्रॉफिटेबल नहीं होती, ये सभी फर्म के लिए लॉस होती है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कंटिन्यू हम अगर आगे से आगे स्टेज में बढ़ते हैं तो जो टोटल प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन है और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ये गिरता हुआ ही मतलब कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, इसका रीज़न यह है क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, हम जैसे जैसे अगली से अगली स्टेज पर जो वेरिएबल सोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हैं, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम होता जाता है क्योंकि हम सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है और हमारी प्रोडक्शन में कमी हो जाती है। तो ये कंटिन्यू गिरते हुए होते हैं। इसीलिए कहा है कि थर्ड स्टेज किसी भी फर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती, ये फर्म के लिए लॉस होती है। तो फ्रेंड्स, ये था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम हमें क्या बताता है कि हमने जो सोर्सेस में चेंजेस किए हैं, मतलब जो हमने उसमें कमी की है, हम कितने सोर्सेस का यूज़ कर रहे हैं, कितने सोर्सेस का यूज़ कम कर रहे हैं, उनमें चेंजेस के कारण आउटपुट में किस रेट से चेंजेस हो रहा है, ये हमें परिवर्तनशील अनुपात का नियम बताता है। मतलब ये सोर्स और जो आउटपुट जो प्रोडक्शन है उसके रिलेशन को आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में सुधार कर सकूं। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।